नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट का आज ये दूसरा वीडियो है, यानी कि ये दूसरा सेट है और ये कुल 45 प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए दोस्तों, लगाते हैं ये कुल 45 प्रश्नों में कितने सही जवाब आप दे पाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद शनि को पीला तारा के नाम से जाना जाता है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की भगनी तथा गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है और बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज के दूसरे सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन है? तो दोस्तों, कोलंबिया नदी पर स्थित अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अगले सवाल में। प्रश्न संख्या 3 में कहा है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। राइट आंसर बी। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो दोस्तों, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था, यानी इसका राइट आंसर ए। और दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन वो गांधी और वायसराय इरविन के बीच सन 1931 में समझौता हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना पड़ा। और दोस्तों, पूना पैक्ट सन 1932 में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी में हुआ था और शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? तो दोस्तों, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 2 रजत सहित 6 पदक जीता था, यानी कि ओलंपिक के इतिहास में लंदन ओलंपिक 2012 में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था। और सन 2016 ईस्वी में रियो ओलंपिक में भारत ने कुल 2 मेडल, यानी कि 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो साथियों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर इसका बी। और जबकि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अगले सवाल में। 8 नंबर में कहा गया है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी। ये राज्य का नीति निर्देशक भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जबकि मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जबकि नागरिकता भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है।
जबकि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो साथियों, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यानी किस संसद के कौन से अंग का जो है अध्यक्षता उनके गैर सदस्य के द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं इनके ऑप्शन में। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वो, जबकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यानी राज्यसभा का सभापति यानी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी वो संवैधानिक निकाय है लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया, मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। जबकि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि संपत्ति के अधिकार को लगाकर मूल अधिकारों की संख्या 7 होता था। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12 में है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ में चलाया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। ये 13 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वोच्च है? दोस्तों भारत के वो केरल राज्य है जहां में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है और पुरुष का भी साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक केरल में ही है, ऑप्शन ए। तो आज के 14 नंबर के प्रश्न है, चौथा खंभा किसका घोतक है? यानी चौथा खंभा किसका सूचक है? तो दोस्तों फोर्थ स्टेट यानी कि चौथा खंभा जो है ये समाचार वर्ग से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये जो है फोर्थ स्टेट यानी समाचार वर्ग का वर्णन स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के 1 में वर्णित है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण कारक थे? तो दोस्तों 1829 ईस्वी में विलियम वेंटिंग ने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन के सहायता से सती प्रथा को अवैध यानी कि अवैध घोषित किया गया था, राइट आंसर सी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 16 में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डंपिंग का अर्थ यही हुआ कि हम अपने यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन कर लेंगे और दूसरे देश में इसे कम मूल्य पर बेचेंगे, ताकि उस देश का जो है अर्थव्यवस्था थोड़ा सा धीमा पड़ जाए यानी गिर जाए। ऐसी स्थिति को डंपिंग कहा जाता है।
या नहीं तो ये उस स्थिति में होता है जब आपके पास वस्तु का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो और उसे आपको निर्यात करना हो तो वो आप सस्ते दामों में बेच देते हैं, तो वही डंपिंग कहलाता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 17 में। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो मुगल शासक अकबर हैं, जो मनसबदार का बहुत ही शौकीन था और इन्होंने मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था। राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो दोस्तों चोल राजा राजराज प्रथम था, जो कि श्रीलंका के कुछ ही भागों पर अधिकार किया था और वो चोल राजा राजेंद्र प्रथम है जिन्होंने पूर्ण रूप से श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और वहाँ के शासक को दूसरे जगह शरण लेना पड़ा था। राइट आंसर सी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 19 में है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो दोस्तों भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो भी राजस्व होता है उनका वितरण करना ही वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो दोस्तों तंजावुर या तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण वो चोल राजराज प्रथम ने किया था, यानी राजा राज चोल ने किया था। और चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य कर दिया? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 ईस्वी में हुआ, जिन्होंने मूल अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आधिपत्य कर दिया था। राइट आंसर ए। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 22 में कहा गया है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा? तो साथियों भारत में जब राष्ट्रपति का कार्य रिक्त रहता है तो उनका कार्यों का निपटारा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो कार्यों का निपटारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 23 में कहा गया है भारत का ध्रुवीय व्यास तथा विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है, यानी ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर होता है, जबकि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है, जबकि दोनों का अंतर करें तो दोनों का अंतर कुल 43 किलोमीटर होता है। राइट आंसर ऑफ सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 24 है रिएक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों रिएक्टर स्केल वो पैमाना है जिससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं और भूकंप के अध्ययन सिस्मोलॉजी में करते हैं। तो राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में,
प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पत्ती क्या कहलाती है। तो दोस्तों, दो विशाल भूभाग यानी दो विशाल भूमि के भाग को जोड़ने वाली छोटी पत्ती, वो भूमि की छोटी पत्ती जो है भूसंधि कहलाती है, यानी राइट आंसर ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न में है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। यानी कण के बिना ही ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है, यानी कि वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऊष्मा के संचरण का कुल 3 विधियां हैं, जिनमें है चालन, विकिरण और संवहन। तो दोस्तों, वो चालन वो ऊष्मा के संवहन का प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा कण के बिना ही पदार्थ का ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो राइट आंसर ए। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल में। प्रश्न संख्या 27 में कहा गया है, भारत के वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में पाया जाता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ए। नाइट्रोजन कुल 78% और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 28 में है, एल्कोहल में निहित है, यानी कि वो तत्व कौन सा है जो एल्कोहल में पाया जाता है। तो दोस्तों, एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 29 है और इसमें कहा गया है, लाल रुधिर कणिकाएं जो है कहाँ में बनती है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ में होता है। तो दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि तीनों रक्त का जो है निर्माण वो अस्थि मज्जा में ही होता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स यानी लाल रक्तकण और रक्त बिंबाणु, ये दोनों का मृत्यु जो है प्लीहा में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्तकण का मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है। तो राइट आंसर बी। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल में 30 नंबर में है, मानव कोशिका में निहित है, यानी मानव के कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मानव के कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा ऑटोजोम और 1 जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। 31 नंबर में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि विषाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों में जो है वो है रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, यानी कि ये जो है प्रमुख रोग विषाणु के द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, आपको पता है निमोनिया, टीबी, हैजा, टाइफाइड और डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस और प्लेग, कुष्ठ रोग, ये जो है इत्यादि रोग जीवाणु के कारण होता है, जबकि
मलेरिया, कालाजार, पायरिया, हाथी पांव, ये सब रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले सवालों में। प्रश्न संख्या 32 में लिखा है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 में लिखा है टिबिया अस्थि कहाँ में होती है। तो साथियों टिबिया नामक अस्थि ये मनुष्य के पैर में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल में। 34 नंबर में लिखा है बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो साथियों बेरियम मील के सहायता से एक्स किरणें द्वारा पेट के पोषण नाल को यानी पेट के अंदर के भाग को जांच किया जाता है। यानी बेरियम मील जो है वो एक्स किरणें के सहायता से जो है बेरियम मील के सहायता से पेट के पाचन वाले पोषण वाले भाग को जांच करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अगले सवाल में। 35 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु अविभाज्य है, यानी कि विभाज्य नहीं है। तो चलते हैं, ये परमाणु जो है ये तत्व का सबसे छोटा कण है और अणु जो है ये यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण होता है। तो आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कहा गया है कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि कोशिका भित्ति वो कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर मुख्य रूप से कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका कला। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 37 में लिखा है मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है। तो दोस्तों मानव रक्त में वो छोटी चक्रिकाएं जो पाया जाता है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो लाल रक्तकण पाया जाता है जो पदार्थ उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 में विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रिक फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अब चलते हैं आज के अगले सवाल में। 39 नंबर में लिखा गया है वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु को पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उनके भार में आभासी कमी महसूस होती है। तो ये सिद्धांत है आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 40 में लिखा गया है तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। तो दोस्तों वो कोशिका क्रिया है, यानी कि कैपिलरी क्रिया है जिसके कारण तेल दीप का जो है बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ने का उदाहरण है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 41 में लिखा है पराश्रव्य तरंगे क्या है। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो है
वो मनुष्य नहीं सुन सकता है। इनका जो है तरंगदैर्घ्य परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो इन्हें सुनने वाले प्राणी हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। यानी कि ये जो है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 42 में लिखा है पदार्थ के आणविक भार की गणना का माप करके पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश के मापन करके की जाती है। तो दोस्तों पदार्थ के आणविक भार की गणना वो इसके पदार्थ के वाष्प घनत्व को मापन करके की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 43 में लिखा है बोफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों बोफोर्ट मापक्रम जो है वो हवा की गति यानी कि हवा की गति मापने की प्रक्रम है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 44 में लिखा है सीसा तत्व का डैश रासायनिक प्रतीक होता है। तो दोस्तों सीसा तत्व का जो रासायनिक प्रतीक जो होता है वो है Pb यानी कि प्लम्बम। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आज के अंतिम सवाल लिखा है नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। यानी कि नीचे दिए गए माध्यम में हमें उसे पहचानना है जिन माध्यम से होकर ध्वनि जो है तीव्र गति से यात्रा करेगी। तो दोस्तों आपको पता है कि ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। तो दोस्तों यहाँ जो है सर्वाधिक ठोस मात्रा में ईंट पाया जाता है जिनमें ध्वनि की तरंगे तीव्र गति से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का ये सेट नंबर 2 का प्रश्न श्रृंखला आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।